हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोगों को इंग्लिश के वीवीआई शॉर्ट क्वेश्चंस देने वाली हूँ और हिंदी के कुछ वीवीआई शॉर्ट क्वेश्चंस देने वाली हूँ। इसलिए प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। तो हम ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, इसीलिए पहले नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले ही हम आपको बता दें कि आपको 10 क्वेश्चंस वीवीआई इंग्लिश के मिलेंगे और 10 क्वेश्चंस वीवीआई हिंदी के मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं एक और चीज़ बताने वाली हूँ हिंदी के इम्पॉर्टेंट एसे, यानी कि जो निबंध कहते हैं शायद, हाँ। तो इम्पॉर्टेंट निबंध जो है वो मैं महत्वपूर्ण निबंध आप लोगों को कुछ देने वाली हूँ, उसी में से कोई एक आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा, ठीक है। तो वीडियो को देखते रहिएगा क्योंकि मैं वो किसी भी वक्त आपको दिखा दूंगी, ओके। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि वाई डिड आवर एंसेस्टर्स डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लीजर्स। जो हमारे एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, वो हमें क्यों बचाना चाहते थे लग्जरियस चीज़ों से और प्लेजर्स से, जो सुखमय चीज़ें होती है उन सब चीज़ों से। तो इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। देखिए, ये पहले हम अगर एक्सप्लेन कर दें कि ये लाइन जो है वो किन्होंने कही है और ये कौन सी चैप्टर की है, तो जो आपका कॉपी चेक करेंगे वो समझ जाएंगे कि बच्चे को आता है आंसर, ठीक है। तो हम सबसे पहले कहेंगे कि गांधी जी इन हिज एसे, सबसे पहले तो ये एसे, गांधी जी इन हिज एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर सेज दैट आवर एंसेस्टर्स डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लीजर। यहाँ तक लिख दिया क्वेश्चन से, ठीक है। Because they knew that physical needs always remain unstable. Our ancestors did the right things because we find that even the rich people are unhappy and many poor are happy. In fact, happiness is mental condition. It does not depends on wealth and possessions. देखिए, गांधी जी हम लिखे हैं कि गांधी जी अपने एसे में कहते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में कहते हैं कि हमारा जो पूर्वज था, जो भी हमारे पूर्वज थे, वो लग्जरियस चीज़ें और प्लेजर्स चीज़ों से बचाते थे। वो ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि जो हमारी ज़रूरतें हैं वो कभी भी रुकने वाली नहीं है, वो दिन ब दिन बढ़ने वाली है, ठीक है। जो हम ऐसा हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो ये चीज़ें सही ही कर रहे थे क्योंकि आज के टाइम पर ऐसा हो रहा है कि जितना हम चाहते हैं, मतलब कि एक रुपया हमको मिला ना तो हम चाहेंगे कि हमको कल 10 रुपया मिले, फिर परसों हम चाहेंगे कि 100 रुपया मिले। तो ये हमारी जो नीड्स है वो रुकती नहीं है। तो हमारे पूर्वज सही किया करते थे कि हमारे नीड्स पे कंट्रोल करते थे, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें इन द सोसाइटी अभी कि जो रिच लोग हैं वो अनहैप्पी है और लेकिन जो पुअर लोग हैं वो हैप्पी है अब आज भी। अब इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि हैप्पीनेस जो है, खुशी जो है, वो एक मेंटल कंडीशन है। यानी कि अगर हम अपने दिमाग को ये कह देंगे कि हमें पैसों से खुशी मिलेगी तो पैसों से ही खुशी मिलेगी। ये जो हैप्पीनेस है वो डिपेंड नहीं करती है पैसों पर और अधिकारों पर, ठीक है। मतलब कि रौब जमाने से ये हमारी खुशी नहीं मिल सकती है, ठीक है। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ फायर इन आवर डेवलपमेंट। हमारे विकास में फायर का क्या रोल रहा है, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बता देते हैं कि बार्टन रसल इन हिज एसे इंडियन आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। इसका आंसर हम किस तरीके से लिखे हैं कि बार्टन रसल इन हिज एसे आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड सेज दैट द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। We began to fry our food in equated us with creating light in darkness and protecting us from wild and animals. Later on it resulted in the art of cooking. देखिए, हम लिखे हैं कि फायर जो है वो डेवलपमेंट के लिए क्या रोल किया है, कि हम कह रहे हैं कि बार्टन रसल अपने एसे में कहते हैं आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड में कि इन्वेंशन ऑफ फायर जो है वो एक माइलस्टोन है और विकास में एक मील का पत्थर है, ठीक है। हम लोग आज के टाइम पर, उस टाइम पर शुरू हो गया था फ्राई करना, खाने को फ्राई करके भूंज कर खाने के लिए, ठीक है। आज जो है और धीरे धीरे क्या हुआ कि ये लाइटनिंग इफेक्ट भी करने लगा, डार्कनेस को ये दूर करने लगा और हमारे जीवन को भी बहुत सारे जानवरों से बचाता था, ठीक है, लाइट यानी कि फायर, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये कुकरी में भी काम आने लगा, यानी कि भोजन पकाने में भी काम आने लगा। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, समझ गए। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द टू चीफ फैक्टर्स दैट कंट्रोल एडिटोरियल पॉलिसी। दो चीफ फैक्टर्स बताना। तो
The two main chief factors that control a publication editorial policy are the interest of its advertisers, interest of its advertisers and interest of owners. तो यही दो चीफ फैक्टर्स हैं, आप लिख देना, ठीक है। मेरे पास स्पेस कम था इसीलिए मैं इस तरीके से लिखी हूँ, लेकिन आपके पास कॉपी रहेगी तो आप इस तरीके से लिखना, ठीक है, अलग अलग पॉइंट में। ओके, समझ गए। अगला क्वेश्चन क्या है कि वाई डिड सेबीज फादर शाउटेड एट हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड सेबी फादर शाउट एट हिम। सेबी के पिता जो थे वो क्यों उसको डांटे थे। तो देखिए इसका आंसर बहुत सिंपल है कि सेबीज फादर शाउटेड एट हिम बिकॉज सेबी इज इंटरप्टेड अ कॉन्वर्सेशन अबाउट अ गार्ड दैट सेबी थॉट वाज अनअट्रैक्टिव। देखिए सेबी, देखिए इसका आंसर जो है वो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक ही है, ठीक है, मेन आंसर। लेकिन आपको अपने एग्जाम में 16 पेज मिलेगा, ठीक है, 16 पेज, उस पेज को भी तो भरना है ना। और अगर आप इस तरीके से एक्सप्लेनेशन टाइप का करके लिखोगे तो शायद टीचर को अट्रैक्टिव लगे आपकी कॉपी और आपको फुल में फुल मार्क्स दे दे, ठीक है। रहेगा तो 2 नंबर का ही क्वेश्चन, लेकिन फिर भी अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो 1 नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है, समझ गए। तो सेबी के जो फादर थे उन्होंने इसलिए सेबी को डांटा था क्योंकि जब सेबी जो है वो उनकी बातों में इंटरप्ट कर रहा था, यानी कि बाधा डाल रहा था, और वो अपनी पसंद को नापसंद को जाहिर कर रहा था वहाँ पे। वो कह रहा था कि मुझे ये गार्ड जो है वो कद्दू जो है वो पसंद नहीं है क्योंकि वो मेरे थॉट के अनुसार मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका अगर एक्सप्लेन टाइप का करके लिखे हम अपने एग्जाम में तो हमें टीचर अच्छे मार्क्स देंगे। हम यहाँ पॉइंट वाइज करके लिखे हैं कि सेबी फादर एंड अ फ्रेंड वेयर डिस्कसिंग अ बेकिंग गार्ड दैट दे साउ एट एन एग्रीकल्चरल शो। सेबी के फादर और सेबी के फादर जो है वो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे थे गार्ड्स पे, ठीक है। उसके बाद फिर पॉइंट में लिखे कि सेबी थाउट द गार्ड वाज ऑकवर्ड लुकिंग। सेबी जो था वो सोच रहा था वो उस गार्ड को देखकर कि वो गार्ड जो है वो ऑकवर्ड लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, एंड डिड नॉट थिंक ब्यूटीफुल। वो सोच रहा था कि वो अच्छा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं सेबीज इंटरप्ट मेड हिज फादर एंग्री। क्योंकि सेबी बोल देता है, अपनी जाहिर को कर देता है, अपनी बातों को जाहिर कर देता है, इसीलिए सेबी के पिता जो है वो एंग्री हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, और वो उसको डांटते हैं, उसकी कॉलर पकड़ कर उसको बीट भी करते हैं, ठीक है, पीटते भी। तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इंफॉर्मेशन डिड सेंडर्स गिव देम दैट मेड देम हैप्पी। सेंडर्स ने कौन सी इंफॉर्मेशन उन लोगों को दी थी। अब ये कौन सी चैप्टर की लाइन है बताइएगा ज़रा आप लोग। देखिए ये चैप्टर है बेंजी का, हाँ बेंजी का। देखिए इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे कि बेन Sanders told Benji parents that Benji is going to buy the land for them. They were very happy that they are not going to lose their land forever, for it will be within the family as their son was going to buy it. The earth was their only property which they had rented for money, and now it was like a reward for them. देखिए इतना आंसर भी लिख दीजिएगा आप, आपके एग्जाम में काम चल जाएगा, क्योंकि आप मेन पॉइंट्स लिख दिए, ठीक है। अगर आप इस तरीके से भी एक्सप्लेन करके लिख सकते हो तो लिख दीजिएगा, टाइम आपके पास रहेगा तो। अगर टाइम नहीं है तो आप इतना ही लिख कर चले आएंगे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर यही है कि सेंटर्स ने उन सबको एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि उनका बेटा बेंजी जो है वो उनकी ज़मीन को ख़रीद रहा है। जिस ज़मीन पे वो रेंट लेकर रह रहे थे उस ज़मीन को वो ख़रीद रहा है, और यही बात जो है वो जॉनसन को बहुत खुशी देती है, ठीक है। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपका। ओके, अगला क्वेश्चन है व्हाट डज सी मीन बाय सेइंग रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ। देखिए इसके माध्यम से वो क्या कहना चाह रही थी, कौन, पर्लेसबर्ग, क्योंकि ये चैप्टर है इंडिया थ्रू आर ट्रैवलर साइज का, ठीक है। तो हम लिखेंगे द ऑथर पर्लेसबर्ग इन हर एनर्जी इंडिया थ्रू आर ट्रैवलर साइज सीज दैट इन इंडियंस लाइज for religion is a very important thing. All are every closely related to release and it is प्रेजेंट इन ऑल स्पेयर्स ऑफ लाइफ। देखिए ऑथर जो है वो पर्लेसबर्ग इंडियाज थ्रू अ ट्रैवलर साइज की, वो कहती हैं कि इंडियंस के लोगों में रिलीजन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जो कि
और ये जो है वो एक दूसरे को क्लोजली रिलेटेड रखती है। और ये जो है वो अभी तक एक स्फीयर मतलब कि इस पूरी पृथ्वी पर उसके लाइफ में, उसके जीवन में आज भी रिलीजन जो है वो प्रेजेंट है, उपस्थित है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है कि वाई मैकेविटी टर्म्ड अ क्रिमिनल। मैकेविटी को क्रिमिनल क्यों कहते हैं? तो देखिए, मैकेविटी इज कॉल्ड अ क्रिमिनल इन द पोएम मैकेविटी द मिस्ट्री कैट बिकॉज ही ब्रेक्स द लॉ एंड कमिट्स क्राइम। ही इज ऑल्सो नोन एज द हिडन पावर एंड द नेपोलियन ऑफ क्राइम। देखिए, इसका आंसर आप इतना भी लिख सकते हो, लेकिन जैसे कि मैं बोल सकती हूँ कि इस तरीके से आप अगर एग्जाम में लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, मार्क्स तो इसमें भी मिलेंगे, लेकिन हाँ, काटने के कहीं गुंजाइश नहीं रहेंगे अगर इस तरीके से लिखेंगे तो। देखिए, मैकेविटी को पोएट ने इसलिए मैकेविटी को पोएट ने क्रिमिनल इसलिए कहा है क्योंकि मैकेविटी जो है वो लॉ को ब्रेक्स करता है और कमिट करता है क्राइम्स को, बहुत सारे क्राइम्स को वो करता है। उसको हिडन पावर भी कहा जाता है और नेपोलियन ऑफ क्राइम भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन में लिखना रहेगा तो ये कुछ पॉइंट हम दे दिए, ये पॉइंट्स को भी याद रखिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव्स में भी काम आएंगे। ठीक है, तो आप ये सभी पॉइंट्स को देख लीजिए। इसका PDF नोट्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द स्नेक ड्रिंक द वाटर। स्नेक जो है वो किस तरीके से पानी पीता है? तो देखिए, इन द पोएम स्नेक बाय डेविड, यहाँ पर आप लोग DH लॉरेंस ही जानिए। ठीक है, DH लॉरेंस द स्नेक ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ वाटर ट्रॉफ बाय प्लेसिंग इट्स माउथ एट द बॉटम ऑफ द ट्रॉफ एंड सिपिंग द वाटर स्लोली। देखिए, इतना आंसर लिखिएगा, बहुत है, लेकिन पेज भरना है, 2 नंबर प्राप्त करना है, तो अच्छे तरीके से इसको भरिएगा। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, तो समझ जाइए। स्नेक जो है वो पानी को पीता है वाटर ट्रफ के पास जाके। ठीक है, और अपने सर को झुकाकर वो शिप करता है, यानी कि पानी को टानता है ऊपर। इसी तरीके से वो पानी पीता है। कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए रखे हैं कि स्नेक जो है वो साइलेंटली आता है और अपने स्ट्रेट माउथ से, गम से वो पानी को पीता है। ठीक है, स्नेक रेस्टेड इट्स थ्रोट एंड स्टोन बॉटम ऑफ इट द ट्रफ। स्नेक जो है वो बहुत प्यासा होता है वहाँ पर, और वो पानी पीता है, एकदम शांति से पानी पीकर वो अपने घर की तरफ चला जाता है, मतलब कि जहाँ पे भी उसको जाना रहता है। समझ गए? अगला क्वेश्चन है कि सोल्जर से है ये, इज दिस स्पीकर इज द स्पीकर इन सोल्जर अफ्रेड ऑफ डेथ, ये बताना है। तो नो, इसका आंसर सीधे यही है, नो द स्पीकर इन रूपर्ट ब्रूक पोएम द सोल्जर इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, इंस्टीड ही व्यूज डेथ एज अ नॉबल सेक्रीफाइस ऑफ हिज कंट्री। समझ गया? ये आंसर हो गया। स्पीकर जो है वो अफ्रेड नहीं है, बल्कि वो तो बिलिंगलिंग है कि वो अपने देश के लिए वो मरे। ठीक है, मतलब इच्छुक है अपने देश के लिए कि वो उनका बलिदान हो जाए अपने देश के लिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में आप यहाँ पर ये सारी एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए कि क्या क्या लिखे हैं हम। ठीक है, हमको जल्दी से आपको बताना है, समझाना है। आप ये सारे क्वेश्चंस को जानते हैं, बस हम लोगों का काम है कि आपको इकट्ठे देना और किस तरीके से एग्जाम में लिखना, बस यही काम है बताना। समझ गए? अगला क्वेश्चन है वेयर डिड अ स्पीकर रिसीव वंस लव। स्पीकर जो है वो कब अपने प्यार को प्राप्त करती है? ये माई ग्रैंड मदर हाउस का है। ठीक है, द स्पीकर इन द पोएम माई ग्रैंड मदर हाउस रिसीव्ड लव एट हर ग्रैंड मदर्स हाउस। द स्पीकर लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर इन द हाउस व्हेन शी वाज अ चाइल्ड। देखिए, स्पीकर जो है वो अपने ग्रैंड मदर्स के हाउस पे ही प्यार को प्राप्त करती है, लव को प्राप्त करती है। ठीक है, वो कहती है कि जब वो छोटी थी, जब वो बच्ची थी, तब वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहा करती थी, वहीं पे वो खेला कूदा करती थी और प्यार प्राप्त करती थी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में आप ये सब लिख दीजिएगा पॉइंट, कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पर देख लीजिए। स्पीकर जो है वो एकदम अब जो है वो एकदम लॉस, इनकी लोनलीनेस फील करती है अपनी ग्रैंड मदर के जाने के बाद। उन्होंने अपने द स्पीकर डिस्क्राइब द हाउस फार अवे। स्पीकर ने कहा है कि अब उनकी माता जी का जो घर है, ग्रैंड मदर का घर है, वो बहुत उनसे दूर है। तो ये सारे आप लोग देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब आता है हिंदी का। तो ये हिंदी का क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए कि हिंदी का ये सारा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। ठीक है, कुंती का परिचय देना है, तो कुंती का परिचय देना है किस तरीके से, यहाँ पर समझ लीजिए। जयप्रकाश नारायण
कि पत्नी का क्या नाम था, उनकी पुत्री का वो किनकी पुत्री थी, ये बताना है। जयप्रकाश नारायण जो है वो प्रभावती देवी, मतलब कि उनकी पत्नी का नाम प्रभावती देवी थी और वो ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी, समझ गए। कुंती का परिचय देना है, तो कुंती का परिचय जो है वो कुंती बिस्नी की पड़ोसन थी, ठीक है। बिस्नी कौन थी? मानक की माँ थी, समझ गए। तो ये इतना आप लोग देख सकते हैं आंसर, ठीक है। अगला है कि आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन क्या है, ये यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है। आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन जो है वो बातचीत करने की कला है। बाकी इसका उत्तम तरीका, उत्तम ढंग किस तरीके से है, ये सारा कुछ यहाँ पर हम विवरण दे दिए। आप लोग इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके यहाँ पर पढ़ लीजिए, समझ गए। आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन क्या है, बातचीत करने का तरीका है, कला है। उत्तम से उत्तम ढंग से हम बातचीत करते हैं, ठीक है। सामने वाला हम ऐसे बोलना पसंद कर, मतलब सामने वाला ऐसा सुनना पसंद करता है जिससे कि हमारा मन प्रफुल्लित हो जाए, मतलब सामने वाले का, ठीक है। तो ये जो है वो उत्तम तरीका, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, यूरोप के लोगों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये जो है वो स्पीच और लेख से आगे की कला होती है, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते थे। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग, ठीक है। मैं आप सभी के लिए ये एक्सप्लेनेशंस लेकर आई हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है कि बस इसको पढ़ना है, समझना है, ठीक है, कि क्या होगा इसका आंसर, समझ गए। हम यहाँ पर आंसर्स दे चुके हैं और ये सारे क्वेश्चन भी बता चुके हैं हम कि ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ओके। अगला क्वेश्चन हम समझ लेते हैं कि अगला क्वेश्चन है बातचीत के संबंध में बेन जोन्स और एडिशन के क्या क्या विचार हैं, ठीक है। देखिए, बातचीत के संबंध में बेन जोन्स और एडिशन, बातचीत पाठ में ये दो मुख्य व्यक्ति हैं जिन्होंने बातचीत के बारे में कहा है, और बच्चे अक्सर कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये दोनों क्या क्या कहें। तो देखिए, बेन जोन्स जो है वो बोलते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूपों का साक्षात्कार होता है। आज मैं आप सभी के सामने बोल रही हूँ, तो आप लोग मुझे गेस कर सकते हो कि मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ, ठीक है। या आप अगर किसी से बात करोगे तो सामने वाला आपको जज करेगा, या आप किसी से बात कर रहे हो तो आप सामने वाले को जज कर रहे हो कि हाँ वो अच्छा था या बुरा था। तो बातचीत करने से ही किसी मनुष्य का गुण दोष ये सब कुछ पता चलता है, समझ गए। और वो क्या नाम है, एडिसन का क्या मानना था कि बातचीत करने की कला जो है वो तो है जो है ही, लेकिन दो व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत होती है वो बातचीत किसी और के बीच में नहीं हो सकती। दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत सबसे उत्तम माना गया है, ठीक है। तो ये दोनों का विचार था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवादी में कैसा संबंध है, तो ये आपको बताना है। तो ये आंसर यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था, तो उनका निधन जो है वो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे, कौन, रामनाथ गोरखनाथ, उन्हीं के घर पे हुआ था, घर पे हुआ था। वो मेहमान बन के गए थे और लेकिन निधन हुआ, मतलब कि वहाँ पे हार्ट अटैक आया था, तो हॉस्पिटल लेकर गए थे। कौन सी हॉस्पिटल? बिलिंगटन नर्सिंग होम। ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन, देख लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। तो वहीं पे उनका निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था, ये देख लीजिए। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई, तो जब से पुरुष जो है वो घर के बाहर काम करने लगा, खेतों में कुदाल चलाने लगा, तब से नारी की पराधीनता स्टार्ट हो गई। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं नारी की पराधीनता जब आरंभ हुई, कृषि का आविष्कार जब से हुआ तब से हो गई उसकी पराधीनता, जिसके चलते नारी घर में खाना बस बनाती है, अछोड़न पछोड़न करती है, और पुरुष बाहर रहने लगा, पुरुष कुदाल चलाने लगा, और स्त्री जो है वो छोड़न पुछड़न का काम करने वाली बाई बन गई, समझ गए। तो ये उसका उत्तर हुआ, ठीक है, समझ गए। अब ये सब जो है इन सभी का आपको मैं पीडीएफ लिंक दे रही हूँ। अगर जो लोग सक्षम नहीं है पीडीएफ लिंक को देख पाने में, तो वो लोग यहाँ पर से वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए आंसर्स को। अगर आपको आंसर्स अच्छे समझ आ रहे हैं, इन सभी के आंसर्स अच्छे तरीके से समझ आ रहे हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, तो कभी कभी ऐसा हुआ करता था कि जब 12th में मैं थी तो सामने वाले टीचर्स का आंसर मुझे समझ नहीं आ पाता था, तो मैं अपने आंसर्स बनाती थी। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आपको सरल से सरल भाषा में आंसर दूँ। तो आप लोगों को अगर ये आंसर समझ आ रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। आराम से पढ़ लीजिए इसको। 10 दिन बचा हुआ है, अब एग्ज़ाम जो है वो अब आ रहा है, रास्ते में है। बस एग्ज़ाम ख़त्म, टेंशन ख़त्म, ऐसा होगा कि सारे लड़के फ्री फायर खेलेंगे और सारी लड़कियां जाकर पानी पूरी खाएंगी, है ना। सही बात है ना। अब देखिए, अब लास्ट में हम आपसे बोले थे कि आपको हम देने वाले हैं क्या, लास्ट में हम आप सभी को देने वाले हैं निबंध।
हाँ, गेस निबंध। तो गेस निबंध देखिए आपको साइड स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये सारे निबंध को आप आराम से देख लीजिए। देखिए, निबंध को तो रटना नहीं है, बस उसका फॉर्मेट जान लीजिए और उसके बारे में समथिंग कुछ पॉइंट्स को जानकारी कलेक्ट कीजिए, ठीक है? बस निबंध आपका वहाँ से बन जाएगा। बाकी निबंध पे हम वीडियो लेकर आएँगे, ठीक है? और भी अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय चैंपियंस।